इसमें कोई शक नहीं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक संस्था है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और आबादी पर उनका पूरा कंट्रोल है। उनका कंट्रोल इतना ज्यादा है कि पश्चिम की पूरी तरह से अनियंत्रित सरकार से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वे ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां सामान्य सरकारें काम नहीं करती। वह स्वाभाविक रूप से एक ऐसा समूह भी है जो दुनिया भर में बहुत सारी चिंताएं पैदा करता है, क्योंकि यूएसए की सरकार के विपरीत, जिसके पास कम से कम सिद्धांत रूप में यह कंट्रोल होता है कि वह खुद को कैसे चलाती है, सीसीपी एक तरह का ब्लैक बॉक्स है। बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है, इस पर मीडिया सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता और नीतियां बहुत पहले ही तय हो जाती हैं, इससे पहले कि वोट जैसी किसी बेवकूफी भरी बात तक बात पहुंचे। यह पार्टी खुद सरकार की संस्था के अंदर एक संस्था है। इसके 99 मिलियन से ज्यादा सदस्य हैं, जिनमें से कई न केवल चुने हुए पदों पर बल्कि सरकार की विभिन्न शाखाओं और स्तरों पर नियुक्तियों के साथ साथ राज्य के स्वामित्व वाले और यहाँ तक कि निजी उद्यमों के एक विशाल नेटवर्क में भी प्रमुख शक्ति पदों पर है। ये कोई रहस्य नहीं है कि वफादार पार्टी सदस्यों को अक्सर व्यापार में विशेष सुविधाएं और व्यवहार मिलता है जो उन्हें बहुत अमीर बना सकता है। ये है कि तस्वीर में अब तक के सबसे ज्यादा अरबपति हैं। वहां लगभग 100 लोग हैं जो 20वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं, और ये वे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि जैसा कि हम बाद में देखेंगे, कुछ अच्छे कारण हैं कि वे इसके बारे में ज्यादा शेखी क्यों नहीं बघरना चाहते। किसी भी तरह से ये देखना आसान है कि इस संगठन का आकार और दायरा थोड़ा परेशान करने वाला क्यों है, और इसका एक सबसे सरल कारण ये है कि ये बताना मुश्किल है कि ये वास्तव में कैसे काम करता है। कौन किसका बॉस है, कौन किससे ऊपर है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस और नेशनल पार्टी कांग्रेस में क्या अंतर है? क्या निचले स्तर का कांग्रेस सदस्य प्रांतीय गवर्नर से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारे पास अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ सामान्य नियंत्रण और संतुलन के बारे में कम से कम एक बुनियादी विचार है, लेकिन निश्चित रूप से चीन अलग है। न केवल सरकार के उच्च स्तरों पर बल्कि सामान्य व्यावहारिक दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी। तो चीनी सरकार का प्रबंधन पदानुक्रम क्या है? यह अधिकार वास्तव में व्यवहार में कैसे काम करता है? और आखिर में अगर सीसीपी सदस्यों को अपने देशवासियों के मुकाबले इतने सारे फायदे मिलते हैं तो हर कोई पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाता? ठीक है, तो शायद ये कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक पदानुक्रम में सबसे ऊपर एक आदमी है, शी जिनपिंग। अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए वो चीनी राष्ट्राध्यक्ष हैं और आंतरिक रूप से वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सर्वोच्च नेता हैं। एक तार्किक तुलना के तौर पर उनकी तुलना यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति जैसे किसी व्यक्ति से करना आसान होगा, अगर उनके पास कोई वास्तविक राजनीतिक विरोध न हो और उन्हें अनिश्चित काल तक सेवा करने की अनुमति हो। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। शी की शक्ति असल में 3 पद संभालने से आती है। वो पीपल्स रिपब्लिक के स्टेट चेयरमैन होने के साथ साथ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये भूमिकाएं सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति का पद संभालने और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के बराबर है। ये स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली भूमिकाएं हैं, लेकिन असल में ये वे भूमिकाएं नहीं है जो मायने रखती हैं। शी जिनपिंग के लिए जो पद असल में मायने रखता है वह ये है कि वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। यह एक अजीब बात है, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे रिपब्लिकन पार्टी का चेयरमैन असल में यूएसए में सबसे बड़ा अधिकारी हो, जबकि असल में वे एक तरह के बड़े मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। लेकिन चीन में यहीं पर शी जिनपिंग सबसे अलग दिखते हैं। शी की असली शक्ति इसलिए है क्योंकि राज्य एक ऐसे सिस्टम पर चलता है जहां कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व करती है और सरकार उसे लागू करती है। सरल शब्दों में कहें तो सीसीपी और उसका नेतृत्व देश की दिशा तय करते हैं और सरकारी संस्थान उस काम को रबर स्टैंप की तरह लागू करते हैं। अब ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी को खुद को राष्ट्रपति नियुक्त करना ही होगा। हालांकि बेशक वे हमेशा ऐसा करते हैं। अगर वे चाहें तो वे राष्ट्रपति के रोजमर्रा के प्रशासन को संभालने के लिए किसी कठपुतली को नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि इस स्तर पर भूमिकाओं को बनाए रखना समझदारी है, भले ही वे काफी हद तक औपचारिक हों। शी जिनपिंग असल में राष्ट्रपति बनने से 4 महीने पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे और आमतौर पर ऐसा ही होता है। ये बड़ा लाल कमरा जिससे हम सब परिचित हैं, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, असल में
दो अलग अलग राजनीतिक बैठकों की मेजबानी करता है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस और पार्टी नेशनल कांग्रेस। नेशनल पार्टी कांग्रेस हर 5 साल में सिर्फ एक बार मिलती है और इसमें लगभग 2/700 पार्टी के टॉप सदस्य शामिल होते हैं, जो फिर वोट देते हैं कि पार्टी सेक्रेटरी कौन होगा। हालांकि वे सभी आधिकारिक तौर पर सीसीपी के सदस्य हैं, लेकिन लोगों के ऐसे समूह हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। इस ग्रुप के अंदर भी ग्रुप होते हैं जिन्हें आमतौर पर अनौपचारिक रूप से गुट कहा जाता है, जो अलग अलग चीजें चाहते हैं और अक्सर अलग अलग लीडरशिप के लिए जोर देते हैं। ये गुट अक्सर क्षेत्रीय होते हैं। उदाहरण के लिए शी जिनपिंग के पूर्ववर्तियों में से एक जियांग जेमिन को पार्टी के अंदर एक ग्रुप ने सपोर्ट किया था, जिसे अनौपचारिक रूप से शंघाई गुट कहा जाता था। बेशक ये गुटबाजी एक खतरनाक खेल हो सकता है, क्योंकि एक नए नेता को वोट देना जो सफल नहीं होता उन्हें बदले की कार्रवाई के जोखिम में डालता है, और इसके बारे में बाद में और बात करेंगे। किसी भी तरह से एक एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए पार्टी के ऊपरी स्तरों में इस अंदरूनी लड़ाई को जितना हो सके कम रखा जाता है। एक बार जब पार्टी सेक्रेटरी नॉमिनेट हो जाता है तो वे नॉमिनेशन को पीपल्स कांग्रेस में ले जाते हैं, जो 4 महीने बाद उसी कमरे में उन्हीं लोगों के साथ राष्ट्रपति को नॉमिनेट करने के लिए होती है। पीपल्स कांग्रेस हर साल मिलती है और असल में वही करती है जो सीनियर पार्टी अधिकारी तय करते हैं। इन दो कांग्रेस मीटिंग्स के बीच कंफ्यूजन का एक हिस्सा इस बात से आता है कि वे एक ही कमरे में होती है। उदाहरण के लिए यह संभव है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख को भी डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है, और एक काल्पनिक स्थिति में जहां कोई विपक्ष नहीं था उन्हें बस वह नौकरी मिल जाती। लेकिन चीन में ऐसा होगा जैसे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन कांग्रेस के हॉल में आयोजित किया गया हो, तो हाँ, असली राजनीतिक फैसले पार्टी कांग्रेस में लिए जाते हैं, जो हर 5 साल में एक बार होती है, और फिर पीपल्स कांग्रेस हर साल एक बार मिलती है, जो उन्हें बताया जाता है, जिसमें पार्टी द्वारा तय किए गए राष्ट्रपति का चुनाव करना भी शामिल है। पीपल्स कांग्रेस के वर्तमान में 977 सदस्य हैं, जो तकनीकी रूप से इसे दुनिया का सबसे बड़ा विधायी समूह बनाता है। लेकिन कस्क क्योंकि वे साल में केवल एक बार मिलते हैं, इसलिए एक काफी छोटा समूह है जिसे स्टैंडिंग कांग्रेस कहा जाता है। स्टैंडिंग कांग्रेस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और इसमें बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल 175 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, और यह कुछ छुट्टियों को छोड़कर साल भर काम करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आम गलतफहमी के बावजूद पीपल्स कांग्रेस, जिसमें छोटी स्टैंडिंग कांग्रेस भी शामिल है, में वास्तव में अन्य राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी होते हैं। हालांकि असल में उनका जिक्र करना भी मुश्किल से ही लायक है। वे किसी भी तरह से सीसीपी की शक्ति को चुनौती नहीं देते हैं, और वे ज्यादातर सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि यह लगे कि इन सब में दूसरे लोगों की भी राय ली जाती है। पार्टी कांग्रेस दूसरी चीजों पर भी वोट करती है। उनसे पहले उनके पूर्ववर्ती जियांग जेमिन ने 2 और सालों तक मिलिट्री कमीशन पर कंट्रोल बनाए रखा। जाहिर है आज तकनीकी बातों के बावजूद शी जिनपिंग पार्टी सेना और सरकार के प्रशासन पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। पार्टी के अंदर के गुट जो बंद दरवाजों के पीछे उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकते थे, उन्हें भी प्रभावी ढंग से कुचल दिया गया है, और शी ने यह शायद अपने सबसे साहसी राजनीतिक दांवपेच में से एक में किया। चीन में भ्रष्टाचार, ये होना आम बात है। पार्टी कांग्रेस में अरबपतियों की इतनी ज्यादा संख्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि पूर्व कम्युनिस्ट क्रांतिकारी असल में अंदर से बिजनेस में बहुत अच्छे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहा था तो उन्हें खास मौके दिए गए। चीन में भ्रष्टाचार को आम तौर पर एक कर्मचारी हैंडबुक में नियमों को तोड़ने जैसा आना जाता है। हर कोई ऐसा करता है, हर कोई जानता है कि हर कोई ऐसा करता है, और नियम सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि इससे उन लोगों से छुटकारा पाना आसान हो जाता है जो दूसरे मुद्दों पर लाइन से बाहर जाते हैं। शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई काफी खुले तौर पर पार्टी के अंदर उन सभी समूहों पर कार्रवाई थी जो उनके नेतृत्व का विरोध कर सकते थे। तो हाँ, आज वह सबसे बड़े नेता है और सभी पदों पर है, और चीन के सर्वोच्च नेता बनने के लिए उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। वो प्रभावी ढंग से फरमान जारी करके नीति लागू कर सकते हैं, और असल में कोई भी उन्हें चुनौती नहीं देने वाला है।
हालांकि कुछ व्यावहारिक बातें भी है कि कोई भी अकेला आदमी चीनी सरकार को अकेले नहीं चला सकता, इसलिए उस शक्ति का बहुत सारा हिस्सा नीचे सौंपना पड़ता है। और एक बार आने वाले विषय के रूप में जिस तरह से शक्ति वितरित की जाती है वह अलग है। यहाँ असल में 4 स्तंभ है जो पदानुक्रम को संभालते हैं। सेना के रैंक, सरकारी प्रशासन के रैंक, पार्टी के रैंक, साथ ही हजारों सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का नेतृत्व। सेना शायद सबसे सीधी है। सबसे ऊपर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जिसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग करते हैं। 4 अन्य उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाता है। अब बातों को बेवजह कंफ्यूजिंग बनाने के लिए असल में 2 सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, पीपल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सीसीपी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। हालांकि सभी जरूरी कामों के लिए ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। इन्हें एक ही लोग चलाते हैं। ये एक ही बिल्डिंग से काम करते हैं और उन्हीं फोर्स को कमांड करते हैं। डबल होने का एकमात्र कारण ज्यादातर विदेशी मामले है। सिर्फ पार्टी के बजाय देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मिलिट्री बॉडी होना फायदेमंद होता है। वैसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नीचे पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स आर्म्ड पुलिस और पीपल्स मिलिशिया है। पीपल्स आर्म्ड पुलिस पीपल्स पुलिस फोर्स से एक अलग ग्रुप है। यह एक सेमी मिलिट्री संगठन है जिसके पास कानून लागू करने की शक्तियां हैं, जबकि पीपल्स पुलिस एक ज्यादा सामान्य राष्ट्रीय पुलिस फोर्स है। पीपल्स मिलिशिया असल में देश के रिजर्विस्ट हैं और उनका इस्तेमाल ज्यादातर आपदा राहत जैसे कामों के लिए किया जाता है। फिर पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो नाम के हिसाब से नहीं बल्कि असल में चीन के लोगों के बजाय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा करती है। प्लीए के अंदर 4 शाखाएं हैं, ग्राउंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवल फोर्स और रॉकेट फोर्स। ये ध्यान देने लायक है कि रॉकेट फोर्स स्पेस फोर्स के बराबर नहीं है। ये असल में पहले उनकी आर्टिलरी फोर्स थी और यह सिर्फ लंबी दूरी के प्रोजेक्टाइल गोला बारूद पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि इस तरह की चीजें यूएसए जैसे देशों में दूसरी मिलिट्री फोर्स में इंटीग्रेटेड होती हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पास 4 विंग भी हैं जो तकनीकी रूप से सेवाओं से अलग हैं, जो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और हर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। वे एयर और स्पेस फोर्स हैं और यह यूएस स्पेस फोर्स के बराबर है जिसे अंतरिक्ष से सर्विस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने का काम सौंपा गया है। साइबर स्पेस फोर्स भी है जो साइबर युद्ध का तैयारी और रोकथाम के लिए समर्पित है। इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स मूल रूप से इट विभाग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फोर्स एयर फोर्स ये सुनिश्चित करने का प्रभारी है कि सभी सेवाओं को खाना और ईंधन मिले। फिर से इनमें से हर विंग का रोजाना के ऑपरेशंस के लिए कमांडर होता है। साथ ही एक राजनीतिक कमिश्नर भी होता है जिसे सीधे पार्टी द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑपरेशंस पार्टी के बड़े विजन के अनुसार हों या ज्यादा असलियत में, ताकि कोई भी लाइन से बाहर न जाए। यह अक्सर एक अजीब दोहराव होता है क्योंकि प्ले में हर ऊंचा रैंक वाला मिलिट्री ऑफिसर पार्टी का सदस्य भी होता है, भले ही टेक्निकली उनके लिए ऐसा होना जरूरी न हो। अब इसके नीचे चीन में आज के समय में अपेक्षाकृत सामान्य मिलिट्री रैंक है, लेकिन एक मजेदार बात यह है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान माओ ने औपचारिक मिलिट्री रैंक को बुर्जुआ माना था, इसलिए उन्हें खत्म कर दिया गया था। कल्चरल रिवॉल्यूशन की हर चीज की तरह यह एक शानदार विचार था जिस पर अच्छी तरह से विचार किया गया था और किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। वियतनाम के खिलाफ एक करारी हार के बाद इस विचार पर फिर से विचार किया गया। वैसे मिलिट्री चेन ऑफ कमांड में नीचे तक संबंधित पार्टी ओवरसियर भी होते हैं जो टेक्निकली सैनिकों के इंचार्ज नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने संबंधित कमांडिंग साथी के आदेशों को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये थी मिलिट्री। अब राज्य और पार्टी के स्तंभों पर एक साथ विचार किया जा सकता है। हर राज्य संगठन के लिए एक संबंधित पार्टी संगठन होता है जो या तो निगरानी करता है या बिल्कुल वही चीज है। राष्ट्रपति शी पार्टी सेक्रेटरी भी हैं। उनके नीचे पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी है और पार्टी के बराबर जहां असली शक्ति है वह पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी है। जज वो 7 लोगों की एक परिषद है जो वास्तव में रोजमर्रा के फैसले लेती है। इसके नीचे पार्टी कांग्रेस और पीपल्स कांग्रेस हैं जो क्रमशः हर 5 साल और हर साल मिलते हैं और इन स्तरों पर बहुत सारे पद दोनों तरफ एक ही लोगों द्वारा भरे जाते हैं। लेकिन इसके नीचे यह कम आम हो जाता है। पीपल्स कांग्रेस सरकार के विशिष्ट कार्यों जैसे शिक्षा, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करती है। चीन एक बहुत बड़ी और बहुत विविध जगह भी है
इसलिए बहुत सारे कार्यों को प्रांतीय सरकारों में बांटा गया है। शंघाई जैसे क्षेत्र का मैनेजमेंट किसी अधिक ग्रामीण जगह से बहुत अलग होगा। इन क्षेत्रीय गवर्नरों की नियुक्ति पीपल्स कांग्रेस द्वारा की जाती है और पोलित ब्यूरो उनकी निगरानी के लिए एक संबंधित पार्टी सेक्रेटरी की नियुक्ति करेगा। अब फिर से माफी चाहता हूं, लेकिन ये नाम भी थोड़े भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि असल में राज्य गवर्नर वास्तव में अधिक सेक्रेटरी जैसा होता है। उन्हें अपने प्रांत के रोजमर्रा के प्रशासन को संभालने की अनुमति है, लेकिन वे सीधे पार्टी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, जो वास्तव में बड़ा बॉस होता है और बड़ी तस्वीरें वाली चीजों को संभालता है। फिर से पार्टी नेतृत्व करती है, सरकार लागू करती है। पार्टी सेक्रेटरी बेशक पार्टी का सदस्य होता है, लेकिन इस लेवल पर गवर्नर भी हमेशा पार्टी के सदस्य होते हैं, भले ही टेक्निकली यह कानूनी तौर पर जरूरी न हो। प्रांतीय गवर्नर बनना भी प्रांतीय पार्टी सेक्रेटरी बनने की दिशा में एक कदम माना जाता है। इसलिए भले ही ये टेक्निकली राज्य और पार्टी के बराबर, असल में यह काफी साफ है कि एक तौर पर बनाने के लिए काफी साफ है, दूसरे से ऊपर है। प्रांतीय और मंत्री नेताओं के नीचे हजारों अलग अलग विभाग और संगठन हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा मंत्रालय में लगभग 40 उप विभाग हैं, सभी के अपने प्रशासनिक क नेता और संबंधित पार्टी ओवरसियर है। वे देश भर में 75 अलग अलग विश्वविद्यालयों का संचालन भी करते हैं और हाँ, उस पर भी महत्वपूर्ण पार्टी निगरानी होती है। फिर चौथा स्तंभ, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम, जो असल में निजी क्षेत्र के बाजार प्रतिभागियों और सरकारी कार्यों की मिलीजुली भूमिका निभाते हैं। हमने सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों के बारे में अपने वीडियो में इस पर और भी विस्तार से बात की थी, लेकिन मैं अभी के लिए इसे यहीं छोड़ देता हूँ। ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि नुकसान वाले लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों का संचालन करना, या जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी को विदेश यात्रा करनी हो तो अपने 747 विमानों में से एक को अस्थायी मरम्मत के लिए सौंप देना। लगभग 300 सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में से हर एक की पार्टी द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी की जाती है और संचालन की देखरेख के लिए भरोसेमंद सदस्यों को बोर्ड सीटों पर नियुक्त किया जाता है। विशेष रूप से बड़े या महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को वरिष्ठ प्रबंधन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यहाँ तक कि वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर भी लगभग विशेष रूप से पार्टी सदस्य ही होते हैं। तो हाँ, इस तरह सीसीपी चीन के भीतर मूल रूप से हर प्रमुख कार्य को नियंत्रित करती है। इसकी जटिलता जानबूझकर है। इसका मतलब है कि चारों ओर बहुत सारे महत्वपूर्ण लगने वाले नौकरी के पद हैं और हर किसी पर कोई ना कोई नजर रख रहा है। लोगों के प्रति जवाबदेह न होने से उन्हें जो दक्षता मिलती है, उसका बहुत सारा हिस्सा इस विशाल नौकरशाही के जाल में फिर से खो जाता है। लेकिन ये ठीक है, यह सभी को नियंत्रण में रखता है और हर कोई साम्राज्य के अपने छोटे से कोने का प्रभारी है। तो फिर बाहरी तौर पर ऐसा लगता है कि सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में रैंक में ऊपर उठने के लिए, चीन में मूल रूप से किसी भी चीज में रैंक में ऊपर उठने के लिए लोगों को पार्टी सदस्य होने की जरूरत है। सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम और चीन में अन्य सभी प्रमुख कार्य। लेकिन ये ठीक है, ये आखिरकार चाहे वे किसी कंपनी, सेना या सरकारी विभाग के लिए काम कर रहे हो, वे तब तक ही आगे बढ़ सकते हैं जब तक कि गैर पार्टी सदस्यों के लिए दरवाजे बंद न हो जाए। तो फिर हर कोई पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाता? भले ही वे व्यक्तिगत रूप से शी के खास तरह के कम्युनिज्म का समर्थन न करते हो, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे इससे एक अच्छी नौकरी ही क्यों ना पाले, है ना? और फिर भी 3 बिलियन से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 99 मिलियन लोग ही पार्टी के सदस्य हैं। तो क्या बात है? खैर, लोकतंत्र के उलट जहां राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाना चाहती हैं, सीसीपी को संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी में शामिल होने का न्योता मिलना एक विशेषाधिकार है जिसे कमाना पड़ता है और इसके साथ कड़ी जांच, बैकग्राउंड चेक और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। इसके साथ बड़े समझौते भी करने पड़ते हैं। इससे बिजनेस करना या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना मुश्किल हो जाता है और इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई बेवकूफ सीनेटर उन पर सिंगापुर का होने का आरोप लगा दे। इसके सच में फायदेमंद होने के लिए ज्यादातर लोगों को अपने करियर में काफी आगे होना चाहिए और तब यह एक लॉजिकल करियर स्टेप बन जाता है। दुर्भाग्य से लोग सिर्फ पार्टी में शामिल होकर उन मीठे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और आरामदायक पोस्टिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। इसका मतलब यह भी है कि ज्यादातर पार्टी सदस्य काफी बूढ़े हैं। हालांकि यह एक ऐसी बात है जो चीन में बाकी दुनिया से मिलती जुलती है। हमने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है कि युवा लोग राजनीतिक रूप से क्यों मायने नहीं रखते।
Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe to our channel.